नमस्कार यूपीएस स्पॉन्सर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक से संबंधित है, जो कि पीसीएस मेंस में हिंदी का जो पेपर है उसमें पूछा जाने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीसीएस मेंस में इस टॉपिक से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं और ये 10 नंबर पाने बहुत आसान होते हैं, क्योंकि बहुत कम मेहनत में ही आप इस टॉपिक में अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत आसान है, फिर भी बहुत से लोग इस टॉपिक को बहुत कठिन मानकर इससे डर सा जाते हैं और एग्जाम में आसानी से पाए जा सकने वाले 10 मार्क्स, जो कि रिजल्ट और रैंक में बड़ा अंतर ला सकते हैं, उनको पाने से चूक जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पर देखें कि अगर पिछले ट्रेंड को एनालाइज किया जाए तो इस टॉपिक से 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तरीका होता है जहां पर आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनमें कौन से उपसर्ग या प्रत्यय लगे हैं, उसको पहचानो। यानी कि कोई शब्द है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाला उपसर्ग या कौन सा वाला जो प्रत्यय है वो लगा हुआ है। दूसरी कैटेगरी जो एग्जाम में आती है उसमें आपको फिर से कुछ उपसर्ग और प्रत्यय दे दिए जाएंगे और यहाँ पर कहा जाएगा कि इन उपसर्गों या प्रत्ययों से सार्थक शब्द बनाए। तो पहले वाली कैटेगरी में आपको शब्द दिया है, उसमें से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने हैं। यहाँ पर आपको उपसर्ग और प्रत्यय ही दे दिए गए और कहा जाएगा कि इन उपसर्गों और प्रत्ययों से बनने वाले शब्द बताइए, सार्थक शब्द। सार्थक मतलब जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। तीसरी कैटेगरी के प्रश्न वो आते हैं जहां पर आपसे उपसर्ग या प्रत्यय का अर्थ पूछते हुए कहेगा कि कुछ उदाहरण भी इनके लिए, यानी कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा देनी होगी, उनका अर्थ बताना होगा और कुछ शब्द आपको उनसे बनाकर वहां पर दिखाने होंगे। ये 3 तरीके हमारे पास आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो पहला तरीका है उस पहले तरीके के सवाल ही पूछे जा रहे हैं। तीसरी वाली कैटेगरी जो क्वेश्चंस होते थे वो बहुत पहले आते थे, अब वो नहीं आते। 2013-14 के पहले उस तरीके के सवाल पूछे जाते थे, लेकिन उसके बाद से ये परिभाषा अर्थ वगैरह वाले सवाल नहीं पूछे गए हैं। जो पहली कैटेगरी वाले क्वेश्चन है वही ज्यादा हमारे सामने आते हैं। लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि किसी भी तरीके के प्रश्न आ जाएं हम उसे 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके आ सकें। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय 2 टॉपिक हैं और आज हम लोग जो बात करेंगे वो उपसर्ग की बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनसे बनने वाले शब्दों और शब्दों में लगे उपसर्गों को कैसे पहचाना जाए। तो शुरू करते हैं इसको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग। 2 टॉपिक्स हैं, एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। हम उपसर्ग की बात करेंगे आज, प्रत्यय हम लोग एक अगली क्लास में कवर कर लेंगे। और हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम पूरे जो 10 मार्क्स हैं वो पूरे 10 मार्क्स यहाँ पर पा सकें। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है उप और दूसरा है सर्ग। ठीक है, इससे मिलकर बना है। अब मतलब क्या है? उपसर्ग को अगर देखा जाए तो उपसर्ग वो शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उस शब्द के अर्थ में कोई विशेषता ला देता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या होते हैं उपसर्ग? तो उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द, अक्सर परिभाषा में क्या बोलते हैं, मूल शब्द शब्द के आगे। तो आगे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पहले का इस्तेमाल करेंगे। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर वो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या शब्द में कोई विशेषता ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही जो है वो मूल शब्द में जुड़ते हैं। अंतर क्या है? उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के पहले जुड़ता है, जबकि प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के बाद जुड़ता है। ठीक, ये अंतर है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़ेगा और प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के बाद जुड़ेगा। जैसे अगर हम देखें तो अगर मूल शब्द हमारे पास नायक है,
तो अगर हम यहाँ पर इसके आगे अधि लगा दें तो ये क्या बन गया, ये बन गया अधिनायक। तो ये विशेषता आ गई इसके अर्थ में। और यहाँ पर मूल शब्द नायक के पहले अधि जो लगा है, क्योंकि ये पहले लगा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है ये उपसर्ग है। ठीक। अगर हम वहीं पर इसको ऐसे लिखें, नायक और उसके आगे त्व लगा दें, तो ये बाद में जुड़ रहा है, ये क्या हो गया, ये है प्रत्यय। समझने के लिए हम लोगों ने इसको देखा। तो ये मूल अंतर होता है उपसर्ग और प्रत्यय में। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज हम अभी केवल किसकी बात करेंगे, केवल उपसर्ग की बात करेंगे, प्रत्यय की बात नहीं करेंगे। अब उपसर्ग के जुड़ने पर क्या क्या हो सकता है, जैसा मैंने अभी यहाँ पर जो परिभाषा एक तरीके से देखी, उसे मैंने बताया कि उपसर्ग के जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ सकता है। तो पहली चीज क्या हो सकती है, पहली चीज हो सकती है कि शब्द के अर्थ में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन कैसे आ सकता है, अब देखिए, जैसे हम एक मूल शब्द लेते हैं, एक शब्द है हार। अगर हम हार का मतलब देखें तो हार का मतलब क्या होता है, हार का मतलब होता है डिफीट, है ना। अब यहाँ पर अलग अलग उपसर्गों के लगने से इसके अर्थ में अंतर आ जाएगा। अब जैसे मूल शब्द जो है वो क्या है, वो हार ही है, लेकिन इसके आगे अगर हम सम उपसर्ग लगा दें तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है संहार। ठीक। अर्थ परिवर्तित हो गया। हार का अर्थ कुछ और है और संहार का अर्थ क्या है, संहार का अर्थ कुछ और है। अगर हम इसके आगे आ उपसर्ग लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आहार, यानी कि फूड बन जाएगा। फिर परिवर्तन आ गया अर्थ में। अगर हम इसी मूल शब्द के आगे उप उपसर्ग लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उपहार। उपहार का मतलब गिफ्ट, भेंट। वहीं अगर हम इसके आगे वी उपसर्ग लगा दें तो वी उपसर्ग लगने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विहार। तो देखिए, मूल शब्द क्या है, एक ही है। एक और देख लेते हैं, अगर हम प्रा उपसर्ग लगा दें तो प्रा धन हार क्या बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा। तो इन सब में मूल शब्द देखिए हार है, लेकिन मूल शब्द हार होने के बाद भी अलग अलग उपसर्गों के लगने से जो अर्थ हो रहे हैं, वो अर्थ क्या हो रहे हैं, वो अर्थ बदलते जा रहे हैं। और यहाँ पर सभी का अर्थ जो है वो अलग हो जाता है। तो पहली चीज तो है कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। उपसर्ग से मूल शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता भी आ जाती है। हम इससे विलोम भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अभी हम लोगों ने देखा एक शब्द होता है अग। अग के साथ अगर हम अन उपसर्ग लगा दें तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अनग। ठीक है, अनग बन जाता है। ऐसे ही एक शब्द है ज्ञात, इसके आगे अगर हम आ उपसर्ग लगा दें तो ये क्या बन जाता है, अज्ञात, जो कि ज्ञात का क्या है, ज्ञात का विलोम है, प्रतिकूल अर्थ लेके आ रहा है। ऐसे ही एक शब्द है जय। जय के आगे अगर हम परा उपसर्ग लगा दें तो ये क्या बन जाता है, पराजय बन जाता है। तो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा कि सभी के अर्थों में परिवर्तन आ गया। जबकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उपसर्ग लगाने से जो मूल शब्द है उसमें प्रतिकूलता आ जा रही है। यानी कि जो परिणामी शब्द है, जो बनकर नया शब्द आ रहा है, जो रिजल्टेंट वर्ड है, वो क्या है, वो उसका अपोजिट है, यानी कि वो उसका क्या बन रहा है, विलोम बन रहा है। मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तीसरा चेंज क्या आ सकता है, तीसरा चेंज यहाँ पर ये आ जाता है कि मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं आता, ना तो प्रतिकूलता आती है, बल्कि मूल शब्द में कुछ विशेषता आ जाती है। जैसे अगर हम देखें, तीसरा केस क्या हो सकता है कि मूल शब्द के अर्थ में क्या आ जाती है, विशेषता आ जाती है। जैसे अगर हम देखें कि मूल शब्द जो है हमारा वो क्या है, मूल शब्द है अधिक। अधिक के आगे अगर हम अति उपसर्ग लगा दें तो ये बन जाएगा अत्यधिक। अधिक का मतलब भी ज्यादा होता है, अत्यधिक का मतलब भी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर विशेषता आ गई। अधिक का मतलब तो ज्यादा है, लेकिन अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो
ज्यादा का अर्थ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा का अर्थ एक विशेष रूप में निकल रहा है। वैसे ही हम देखें अगर, तो एक शब्द है जय, और उसके आगे अगर हम वि उपसर्ग लगा दें तो शब्द बनता है विजय। ठीक है। जय और विजय दोनों ही क्या होती हैं, विक्ट्रीज होती हैं, दोनों ही जीत होती है। लेकिन विजय क्या हो गई, एक विशिष्ट प्रकार की जीत हो गई, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विजय बोल रहे हैं। ठीक। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है स्मरण। स्मरण का मतलब क्या होता है, याद होना। अगर हम इसके आगे वि उपसर्ग लगा दें तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है विस्मरण, यानी कि भूलना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ अर्थ में परिवर्तन। और किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, यहाँ पर आ गई प्रतिकूलता। स्मरण का विलोम बन गया विस्मरण। लेकिन अगर हम यहाँ पर सम उपसर्ग लगा दें स्मरण के साथ अगर, तो ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है संस्मरण। यानी कि एक विशिष्ट प्रकार की याद हमारे पास बन जाती है, विशेषता यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो हम ये चीज यहाँ पर समझे हैं कि उपसर्ग से अर्थ में परिवर्तन भी आ सकता है, किसी मूल शब्द का विशेष अर्थ भी निकल सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो जनरली जब भी हम उपसर्गों को देखेंगे, उपसर्गों के प्रयोग से बनने वाले शब्दों को देखेंगे, तो जनरली जो होता है वो ये होता है कि अधिकांश केसेस में उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लेके ही आता है, विशेषता भी आती है। प्रतिकूलता तो परिवर्तन ही हो गया। तो 90 से लेके 95% केसेस में जो उपसर्ग होगा वो क्या लेके आएगा, वो परिवर्तन लेके आएगा। और विशेषता 10-15% केसेस में वो लेके आता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। तो हम जानते हैं कि हिंदी हमारे पास एक मिश्रित भाषा है। तो हिंदी क्योंकि एक मिश्रित भाषा है, इसलिए इसमें संस्कृत, हिंदी और उर्दू तीनों के उपसर्ग जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। अब संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, उर्दू के कितने उपसर्ग हैं और हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, इनकी संख्या हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। और जनरली किसी भी एग्जाम में जो इस कैटेगरी को होता है उसमें नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और सभी जरूरी पॉइंट्स को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम सभी उपसर्गों को देखेंगे और उनको देखते हुए ये करेंगे कि ये किस भाषा का उपसर्ग है, उसको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर डिस्कस कर लेंगे, उसका अर्थ क्या होता है और उससे जो बनने वाले शब्द हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। तो हिंदी के कुछ मुख्य उपसर्ग जो हैं वो हमारे पास हैं, जैसे अ या अन, ऐसे ही है अध, कु या क, औ। जो है वो अब के तद्भव के रूप में इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे अवतार, इसमें अव उपसर्ग लगा है, लेकिन इसका तद्भव अगर देखा जाए तो तद्भव क्या होता है, तद्भव होता है अवतार। यानी कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा है, अ उपसर्ग लगा है, यानी कि अव का तद्भव जो है उपसर्ग में वो अ हो जाता है। ठीक। ऐसे ही अगर देखें तो एक है सु, भर, नी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे हम लोग अभी देखते हुए चलेंगे। संस्कृत के जो कॉमन उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनमें है हमारे पास अति, अधि, अनु, अभि, आ, परि, सम, निर, नी। ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि हिंदी में भी जो नी उपसर्ग है और संस्कृत में भी जो है वो नी उपसर्ग है। यहाँ पर दोनों का अर्थ जो है वो अलग हो जाता है। जब हम हिंदी वाला नी उपसर्ग देखते हैं तो इसका मतलब होता है निषेध, यानी कि प्रोहिबिशन,
या रहित के संदर्भ में। जैसे निर्बल, निर्बल का मतलब क्या होगा, इसके पास बल ना हो, बल रहित वो निर्बल होता है, ये हिंदी का उपसर्ग है। लेकिन जब हम संस्कृत के उपसर्ग की बात करते हैं तो संस्कृत में नी का अर्थ होता है भीतर या अतिरिक्त। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पर इसको देखेंगे। ऐसे ही हमारा उपसर्ग है अप, प्रति, प्रवि, ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। और भी हैं, हम लोग अभी ग्रेजुअली जब बढ़ेंगे तो देखते हुए चलेंगे। उर्दू के उपसर्गों को देखें तो कुछ कॉमन जो उर्दू के उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। तो उर्दू के कॉमन उपसर्ग हैं हम, बा, बद, ला, बी, फी। ठीक है, ये कुछ कॉमन उपसर्ग हैं उर्दू के। अच्छा चलिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे बताइएगा कि एक शब्द है, मैं आपको दे रहा हूं और उनमें आपको बताना है कि इन शब्दों में किसमें जो है वो अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आप मुझे बताइए। तो पहला जो शब्द है वो है अन्वेषण, दूसरा शब्द है अनपढ़, तीसरा शब्द है अनजान, और चौथा जो शब्द है वो है अनेक। पॉज करके देखिए और बताइए कि इसमें किस में अन उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो अन्वेषण है इसमें इस्तेमाल हुआ है अनु उपसर्ग, और अनु और एषण मिलकर बना है क्या, अन्वेषण। अनपढ़ में जो है वो अन उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, अन धन पढ़ से बना है अनपढ़। ऐसे ही अन धन जान से बना है अनजान। लेकिन हमको ये हलंत वाला ना इस्तेमाल करना है, ये इसमें तो हलंत है नहीं, पूरा ना इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर जब अनेक की बात करते हैं तो यहाँ पर अन धन एक जो है वो इस्तेमाल हुआ है और इससे बना है अनेक। तो इस तरीके से हमने देखा कि अनेक में जो है वो अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल केवल समझने के लिए कि आप समझ सके कि किस तरीके से हमको अप्रोच लेके चलनी है इसमें, बस उसके लिए हम लोग इसको एक दो एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पर अगला जो है वो मुझे बताइए कि किसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ठीक, किसमें कु उपसर्ग का उपयोग नहीं है। कु का मतलब होता है क्या, बुरा। ठीक है, तो एक शब्द है हमारा कुरूप, एक शब्द है हमारा कुलीन, फिर है कुकर्म, और फिर है कुतर्क। तो यहां पर अगर देखें तो कुरूप का मतलब होता है बुरे रूप वाला। कभी भी आपको एग्जाम में आए ये देखने के लिए कि इसमें उपसर्ग कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे पहली जो टेस्टिंग आपको करनी है वो ये देखनी है कि आपको उपसर्ग को हटाकर देखना है। और ये देखना है कि उपसर्ग को अगर हम हटाकर देखें तो क्या शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें, कु रूप को अगर हम इसका विच्छेद करें तो कु धन रूप हो जाएगा। यानी कि कुरूप का मतलब होता है बुरा रूप, और जब हम कु और रूप को अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, कु का मतलब बुरा और रूप का मतलब होता है क्या, रूप, तो बुरा रूप। ऐसे अगर हम देखें तो कुकर्म का मतलब होता है बुरा कर्म, अगर हम इसको विच्छेद करें तो ये हो जाएगा कु अलग हो जाएगा और मूल शब्द जो है कर्म वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कु मतलब बुरा और कर्म मतलब काम। ऐसे ही कुतर्क, कु और तर्क अलग अलग हो गया। तो तर्क कैसा तर्क, बुरा तर्क। लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पर कुलीन का मतलब क्या होता है, कुलीन का मतलब होता है अच्छे कुल वाला। अगर हम यहाँ पर देखें तो कु को जब हम अलग करेंगे तो लीन आ जाएगा, और कु उपसर्ग अगर यहाँ पर होता तो इसका मतलब होता है बुरा, लीन।
जो कि कोई तुक नहीं बन रहा है, कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। यानी कि जो कुलीन है, इस कुलीन में कोई भी उपसर्ग इस्तेमाल नहीं हुआ है। कु उपसर्ग को छोड़ भी दिया जाए तो कोई भी उपसर्ग इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो अर्थ जो है वो कुछ और निकल रहा है। सही अर्थ जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है वो अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा है, जबकि बाकी जगहों पर जो इसका अर्थ है वही अर्थ निकल रहा है विच्छेद करने पर। ये टेस्टिंग होती है कि आपने सही पहचाना है उपसर्ग को कि नहीं पहचाना है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी कि आपको सबसे पहले मूल शब्द को पकड़ना है। जैसे यहाँ पर मूल शब्द रूप था, कर्म था और तर्क था। अगर आपने मूल शब्द पकड़ लिया तो आप आसानी से उपसर्ग को पहचान लेंगे। शब्द से उपसर्ग को अलग करके हमको अब देखना है कि अब जो चीजें बन रही हैं उनका अर्थ क्या वही निकल रहा है या अलग निकल रहा है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब एक एक करके हम यहाँ कुछ उपसर्गों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला उपसर्ग हमारे सामने जो आ रहा है वो आ रहा है अति उपसर्ग। जो अति उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है? अति उपसर्ग का मतलब होता है अधिक या ज्यादा, या इसी का अर्थ होता है ऊपर। तो इसका जब भी इस्तेमाल होगा किसी भी शब्द के साथ तो ये अधिकता को बढ़ा देगा या उसको उसकी पोजीशन को ऊपर कर देगा। ठीक। जैसे इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो क्या है? जो एक शब्द है हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था, अति, धन, अधिक। जो शब्द हमारा बना वो क्या बना? वो बना अत्यधिक। ठीक। यहां पर अगर देखें तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो संधि हुई है वो यण संधि हुई है। और यण संधि में क्या होता है? यण संधि में होता है कि अगर पहले वाले शब्द के अंत में छोटा ई या उ है और उसके बाद वाला जो शब्द उसमें जुड़ रहा है अगर उसमें कोई दूसरा स्वर आ जाता है ई या उ के अलावा, तो ई या उ जो है वो या में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ई है ये किस में परिवर्तित हो गई? ये या में परिवर्तित हो गई। तो ये अत्यधिक हो गया। हालांकि हमको संधियां नहीं पढ़नी है, हमको इतना बिल्कुल घुसना नहीं है कि हम बिल्कुल रिसर्च करने बैठ जाए। हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ना है। ऐसे ही अगर देखें तो इससे अति से बनने वाला एक और शब्द है जिसका मतलब होता है अत्युत्तम। अत्युत्तम किससे बना है? अत्युत्तम बना है अति, धन, उत्तम से। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी जड़ संधि है और वो या में कन्वर्ट हो गया। अत्युत्तम का मतलब क्या होता है? अधिक उत्तम, बहुत उत्तम। और यहाँ पर जब हमने तोड़ा तो अति उत्तम यानी कि बहुत उत्तम शब्द का अर्थ सेम यहाँ पर निकल रहा है। ऐसे ही एक और शब्द हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये आया हुआ है पीसीएस मेंस में, अत्युत्कट। अत्युत्कट मतलब बहुत अधिक उत्कट। और यहाँ पर इसको अगर तोड़ें तो ये अति, धन क्या हो जाता है? उत्कट हो जाता है। सेम अर्थ निकल रहा है। यानी कि यहाँ भी अति उपसर्ग का उपयोग हुआ है, हम पहचानते हुए चले जा रहे हैं। एक शब्द है अत्यावश्यक, यानी कि अति आवश्यक, यानी कि अत्यधिक आवश्यक, ज्यादा आवश्यक, बहुत आवश्यक। यहाँ पर भी वही अर्थ निकल रहा है। और जब हम तोड़ के उसको पढ़ रहे हैं तो तोड़ कर पढ़ने के बाद भी उसका वही अर्थ जो है वो निकल के आ रहा है। कुछ और शब्दों को अगर हम लोग देखें अति से बनने वाले, तो जो पहला शब्द हमारे पास है वो है अतिवृष्टि। अति उपसर्ग लगा है इसमें और साथ में जो मूल शब्द है वो क्या है? वो है वृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना। तो अगर हम इसको तोड़ें तो तोड़ने पर भी वही अर्थ निकल के आ रहा है। अति मतलब बहुत ज्यादा और वृष्टि मतलब बारिश। कुछ और शब्द हैं जैसे अतिक्रमण, अतिव्याप्ति, अतिशय,
अतिरिक्त, अत्यंत, अत्युक्ति, अत्याचार। तो ये जो शब्द हैं, ये अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। और भी कई सारे शब्द हैं, लेकिन ये हमको खास तौर से ध्यान रखने हैं। इसके बाद आप खुद पहचानना शुरू कर जाएंगे। अगला जो उपसर्ग है हमारे पास वो है अध। अध उपसर्ग जो है वो हिंदी का उपसर्ग है। इसके पहले हम लोगों ने जो अति उपसर्ग देखा था वो संस्कृत का उपसर्ग था। और यहाँ पर इस अध का मतलब जो होता है वो होता है आधा। तो जिस भी मूल शब्द के साथ ये जुड़ता है उसके अर्थ को ये आधा कर देता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एक शब्द है पका। पका के साथ जब ये जुड़ता है तो ये बन जाता है अध पका, यानी कि अध धन पका, यानी कि आधा पका हुआ। ऐसे ही अध खाया, अध जला, अध मरा। ये सारे शब्द अध उपसर्ग से हैं। और अध उपसर्ग लगने के बाद सबका जो अर्थ है वो विशेष रूप से बदलाव उसमें क्या आया कि उनका अर्थ जो है वो आधा हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो लगता है कि अध उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो अध उपसर्ग नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो कुछ शब्द हमारे पास हैं। जैसे एक शब्द है अधोवस्त्र, एक शब्द है अधोगति, एक शब्द है अधो पतन। यहाँ पर देखने में जनरली हमको ये लगेगा कि अध उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अध उपसर्ग का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर एक संस्कृत के उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है अधः। अधः, और अधः का मतलब यहाँ पर होता है नीचे। तो अगर हम अधो वस्त्र को तोड़ें तो अधो वस्त्र को जो हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अधः उपसर्ग अलग हो जाएगा और साथ में आ जाएगा वस्त्र। इसका मतलब क्या होगा, नीचे के वस्त्र। ऐसे ही जब हम बात करें अधोगति की तो अधोगति में अधः उपसर्ग है और प्लस गति है, यानी कि नीचे की ओर की गति। ये अधोगति, ऐसे ही अधोपतन वगैरह है। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। यहाँ पर हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। इसके बाद अगर देखें तो अगला जो उपसर्ग हमारे सामने आ रहा है वो है अधि। अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का मतलब होता है श्रेष्ठ, या ये निकटता को भी दिखाता है। सामीप्य भी इसका अर्थ एक होता है। जैसे इससे बनने वाले जो शब्द हैं उनमें अगर देखा जाए तो एक है अधिराज। अधिराज को अगर तोड़ें तो ये बनेगा अधि धन राज। और इसका अर्थ जो होता है वो होता है राजाओं का राजा, यानी कि राजाओं में श्रेष्ठ राजा, उसको अधिराज बोला जाता है। ऐसे ही इससे बनने वाला एक शब्द है अध्यात्म। तोड़ेंगे तो यहाँ पर अधि उपसर्ग है, इसमें प्लस क्या है, प्लस आत्म या आत्मा है। ठीक। तो अधि या आत्म का मतलब होता है आत्मा के समीप, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, सामीप्य भी है। यानी कि जो आत्मा के समीप हो या आत्मा से संबंधित हो उसको क्या बोला जाता है, अध्यात्म बोला जाता है, जो अधि उपसर्ग से बना हुआ है। ऐसे ही इस उपसर्ग से बनने वाला एक शब्द है अधिष्ठाता। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता जो बना हुआ है, वैसे अधिष्ठाता की सही वर्तनी होती है अधिष्ठाता। और इसको अगर तोड़ेंगे तो ये बनेगा अधि धन स्थाता। स्थाता का जो अर्थ है वो होता है वह जो किसी स्थान पर स्थित हो या किसी स्थान पर स्थिर हो। और इसी को एक विशेष अर्थ जो है वो प्रदान कर देता है, अधि उपसर्ग जुड़कर बना देता है अधिष्ठाता।
ऐसे ही है अध्यादेश, जिसको तोड़ेंगे तो बनेगा अधि धन आदेश, यानी कि वो आदेश जो दूसरों से श्रेष्ठ स्थिति रखता है वो अध्यादेश होता है। इसी से बनने वाला एक शब्द है अध्यक्ष, जो बना हुआ है अधि धन अक्ष से। अक्ष, अधि का मतलब तो हम जानते हैं क्या है, श्रेष्ठ। और यहाँ पर जो अक्ष है उसका मतलब क्या होता है, अक्ष का मतलब होता है आंख या प्रमुख। तो जब अध्यक्ष बना अधि उपसर्ग लगने के बाद, तो उसका अर्थ हो गया वह जो किसी का प्रमुख हो, वो अध्यक्ष शब्द यहाँ पर जो है वो बन के हमारा तैयार हुआ। अगला अगर हम लोग देखें तो अगला उपसर्ग है हमारा दुर, या दुस। दुर या दुस जो शब्द है इनका अर्थ होता है बुरा, यानी कि जब भी ये जुड़ते हैं तो अर्थ में जो परिवर्तन लाते हैं उसका जो मतलब निकलता है वो बुरा, कठिन या दुष्ट के रूप में होता है। जैसे जब हम दुर के साथ जोड़ दें अवस्था, तो बन जाता है हमारा शब्द दुरवस्था, यानी कि खराब अवस्था, बुरी अवस्था। दुरवस्था, खराब अवस्था या बुरी अवस्था। ऐसे ही दुर्दशा, तो यहाँ पर उपसर्ग है दुर, और साथ में जो मूल शब्द है वो क्या है, दशा, यानी कि दुर्दशा, बुरी दशा। अगला जो शब्द है इससे बनने वाला वो है दुर्गम, यानी कि दुर धन गम। यहाँ पर दुर का प्रयोग हुआ है कठिन के संदर्भ में, यानी कि जहां पर जाना कठिन हो। ऐसे ही दुर्दमनीय, यानी कि दुर धन दमनीय, जिसका दमन करना क्या हो, तो दुर्जन। दुर धन जन। दुर का मतलब यहाँ पर हो गया बुरा, और जन का मतलब हो गया लोग, यानी कि बुरे लोग, बुरा व्यक्ति दुर्जन कहलाया। दुष्ट के संदर्भ में भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट लोग या दुष्ट जन दुर्जन कहलाए जाएंगे। ऐसे ही है दुर्गुण, जिसमें दुर उपसर्ग लगा हुआ है, धन गुण लगा हुआ है। बताइए इसका अर्थ क्या हुआ। दुर्गुण मतलब बुरे गुण, हम लोगों ने तोड़ा तो वहां पर भी दुर मतलब बुरे और गुण मतलब बुरे गुण आ रहे हैं। ठीक। ऐसे ही, ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो दुर्लभ है। दुर धन लब, यानी कि इसको प्राप्त करना क्या हो, कठिन हो, वो यहाँ पर दुर्लभ कहलाता है। तो दुर का इस्तेमाल यहाँ पर कठिन के संदर्भ में हुआ है। ऐसे ही दुस्साहस, दुस उपसर्ग के साथ साहस लगा हुआ है। ऐसे ही दुष्प्राप्य, दुष् के साथ लगा हुआ है प्राप्य। और इसी से मिलता जुलता एक उपसर्ग है संस्कृत का दुह। दुह का अर्थ भी यही सेम होता है, और इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो क्या हैं, दुसाध्य या दुस्साध्य। ठीक है, और दुस्साहस भी इसी से है। तो ये जो है ये हमारे पास दुह, दुर या दुस से बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं। ठीक। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो नी उपसर्ग हमारे पास है हिंदी वाला। देखा था ना, हिंदी में भी नी उपसर्ग होता है और संस्कृत में भी जो है वो नी उपसर्ग जो है वो होता है। तो यहाँ पर नी जो शब्द है उसका जो अर्थ निकल रहा है नी उपसर्ग का, वो निषेध के संदर्भ में निकल रहा है, रहित के संदर्भ में निकल रहा है,
किसी अभाव को दिखाता है ये, या किसी विशिष्टता को दिखाता है ये। इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? जैसे देखें तो एक शब्द हमारे पास है निडर, जो बना हुआ है नी धन डर से, यानी कि डरहीन, डर से रहित, जिसको डर ना लगता हो वो यहाँ पर निडर कहलाता है। तो नी उपसर्ग है और डर लगा हुआ है। वहीं एक शब्द है इससे बनने वाला हमारा निकम्मा, जहां पर नी उपसर्ग है और धन क्या है, कम्मा। कम्मा जो है वो कर्म से बना हुआ शब्द है, यानी कि निकम्मा जो काम से रहित हो, किसी काम का ना हो, निकर्म हो, उसको निकम्मा कहा जाता है। ऐसे ही है निठल्ला, नि धन ठाला, ठाला, इसका मूल शब्द क्या है, ठाला, तो इसको निठाला भी बोल सकते हैं और नी धन ठल्ला भी बोल सकते हो। कि ठल्ला जो है वो किससे बना हुआ है, ठाला से बना हुआ है। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास कुछ उपसर्ग इंपॉर्टेंट हैं। और भी अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो एक उपसर्ग हमारे पास आता है जिसको हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था, वो उपसर्ग है अनु उपसर्ग। जो अनु उपसर्ग है ये बताता क्या है, जब ये लगता है तो किसी क्रम को दिखाता है। ये पश्चात शब्द के अर्थ में इस्तेमाल होता है। ये समानता के अर्थ में इस्तेमाल होता है किसी भी मूल शब्द के साथ लगकर। ठीक, जैसे अगर हम देखें तो इससे बनने वाले शब्द हैं अनुकरण, अनुधन करण, यानी कि उसके जैसा ही काम करना, उसके समान ही काम करना, अनुकरण करना या उसको फॉलो करना, पीछे पीछे चलना। तो दोनों ही अर्थों में ये शब्द हमारे सामने आ रहा है। ऐसे ही इससे बनने वाला शब्द है अनुक्रम, अनुपसर्ग और साथ में क्या आ गया, क्रम आ गया। अनुवाद है, अनुधनवाद, अनुचर है, पीछे पीछे चलने वाला, अनुधन चर, अनुपात इसी से बना हुआ है, अनुरूप इसी से बना हुआ है, अनुकूल इसी से बना हुआ है, अनुशीलन, अनुस्वार, अनुशासन। आप तोड़ ले रहे होंगे, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अनुधन शासन, अनुशासन हो गया। ठीक है, अनुधन क्रम, अनुक्रम हो गया। अनुधनकूल हमारे पास अनुकूल हो गया। अनुधनशीलन हमारे पास अनुशीलन हो गया। तो अनु से बनने वाले जो है ये वो शब्द हैं। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो अगला उपसर्ग हमारे पास आता है अव उपसर्ग। अव उपसर्ग जो है वो किसी भी प्रकार के अनादर को दिखाता है, किसी भी प्रकार की हीनता को दिखाने के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, किसी के पतन के दिखाने के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर देखें तो यहां पर अगर हम लोग देखें, अवसान, अवज्ञा, ठीक है, अवतार। अवतार का मतलब क्या हुआ, जो ईश्वर है, जो देवता है, उसने अवतार लिया। तो अभी वो श्रेष्ठ लोक में रह रहा है, अब अवतार लेके वो कहाँ पर आ गया, पृथ्वी लोक पर आ गया, मृत्यु लोक पर आ गया, अधः लोक पर आ गया। इस स्थिति में गिरावट आई तो ये क्या हो गया, अवतार हो गया। ठीक है, ऐसे ही अवनति। ठीक, यहाँ पर अवशेष, तो ये सभी शब्द अव उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं। कुछ और शब्द हैं जहां पर अव उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है लेकिन वो अनादर या हीनता को नहीं दिखाते हैं। जैसे ऐसे ही जो शब्द है वो अवगत है। ऐसे ही जो शब्द है वो है अवलोकन, अवधन लोकन, अवलोकन हो गया।
अवनत यानी कि झुका हुआ। अवस्था। अवरोहण। तो ये जो शब्द हैं ये अब उपसर्ग से मिलकर हमारे बने हुए हैं। एक और उपसर्ग हमारा है जो है बेसिकली अप। अप उपसर्ग। अप उपसर्ग जो है ये जनरली जो इस्तेमाल होता है वो किसी को छोटा दिखाने के लिए, यानी कि ये दिखाता है लघुता को, ये दिखाता है अभाव को, ये दिखाता है हीनता को। ठीक। जैसे अगर देखें तो अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या हैं? अपशब्द यानी कि बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, लघु शब्दों का इस्तेमाल करना, हीन शब्दों का इस्तेमाल करना, अपशब्द हो गया। अपहरण। अप धन हरण से मिलके बना है अपहरण। अपराध। अपकार। अपभ्रंश। अपव्यय। अपवाद। अपमान। अपकीर्ति। अपयश। अपकर्ष। अब उस उपसर्ग से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ऐसे ही अगला शब्द है अभी। अभी जो शब्द है, ये अभी जो शब्द है ये किसी चीज की इच्छा को, आधिक्य यानी कि अधिकता को, सामीप्य यानी कि समीपता को, या किसी की ओर जाने को ये संदर्भित करता है जब भी ये किसी मूल शब्द के साथ जुड़ता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो अभी प्राय। ठीक है। अभियोग। अभिसार। अभिमान। अभिमुख। अभिनव। अभिभावक। अभ्यागत जो किससे बना है? अभी धन आगत से। ये सब इसी से बने हुए हैं। अभिलाषा। अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं ये। ऐसी एक उपसर्ग है सर। सर का अर्थ होता है बड़ा या मुख्य। जैसे सरपंच जो बना है सर धन पंच से, यानी कि सभी पंचों में जो बड़ा हो उसको सरपंच कहा जाता है। सर देशमुख। सर धन देशमुख जो सभी देशमुखों में बड़ा हो या सभी देशमुखों में मुख्य हो वो सर देशमुख है। ऐसे ही सरदार। ऐसे ही सरकार। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि एक शब्द है
सरफरोश। अब ये सरफरोश जो है, ये जो इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है फरोश। फरोश का अर्थ होता है बेचने वाला। तो सरफरोश में अगर हम इसको देखें, तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि सर उपसर्ग लगा है, तो ये सरफरोश का मतलब हो गया सबसे बड़ा बेचने वाला या मुख्य बेचने वाला, जो कि इसका अर्थ खराब कर देता है। अगर हम सरफरोश की बात अगर करें तो हम सब जानते हैं सरफरोश क्या बोला था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना। तो यहाँ पर सरफरोश का मतलब होता है जो अपने सिर को भी बेच दे, अपने सिर को भी न्यौछावर कर दे किसी चीज के ऊपर, उसको सरफरोश बोला जाता है। तो यहाँ पर सर उपसर्ग नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर सिर का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है हमारा क्या, हेड, हमारा सर। ये इस सिर का मतलब है, यानी कि यहाँ पर जो है वो सर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब कुछ और शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर मुझे बताइए कि निरपराध, निराकरण, निर्वाह, निर्दोष में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पर जनरली लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो नी उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन सभी शब्दों में नी उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इनमें इस्तेमाल हुआ है निर उपसर्ग। क्योंकि जब निर उपसर्ग में निर के साथ जुड़ा अपराध, तो बना हमारा निरपराध। क्योंकि अगर नी उपसर्ग होता तो ये बनता क्या, नी धन रपराध, क्योंकि कोई शब्द है ही नहीं। तो निरुपसर्ग जुड़ा जुड़ा हुआ है, निरपराध बना। ऐसे ही अगर हम देखें तो निर के साथ जब जुड़ा दोष, तो ये बना हमारा निर्दोष। यहाँ पर निरुपसर्ग है, और निर उपसर्ग या इसी का भाई है निस उपसर्ग। जब निर और निस उपसर्ग इस्तेमाल होते हैं तो इनका अर्थ होता है बाहर, निषेध या प्रोहिबिशन, या रहित से। संस्कृत का उपसर्ग है ये। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो निर उपसर्ग या निस उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्दों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इनसे बनने वाला एक शब्द है निर्वास, ठीक। इनसे बनने वाला शब्द है निर्भय, यानी कि भय से रहित। निरपराध, अपराध से रहित। निर्वाह, निर्दोष, निश्चल, ठीक है। निर्जीव यानी कि जीवन से रहित। निरोग यानी कि रोग से रहित। और निर्मल यानी कि मलिनता से रहित। ये सभी निर और निस उपसर्गों से बने हुए शब्द हैं। अगला उपसर्ग है परि। परि का जो अर्थ होता है वो होता है जनरली चारों ओर। इसका अर्थ होता है आस पास। इसका अर्थ होता है त्याग। इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा, ये भी इसका अर्थ होता है। इससे बनने वाला जो शब्द है वो एक शब्द है पर्यटक, जो बना है परि धन अटक से। अटक का मतलब होता है घूमने फिरने वाला, और परि का मतलब है चारों तरफ या आसपास घूमने फिरने वाला। क्या हो गया, पर्यटक हो गया, ठीक। और परि से बनने वाले और जो शब्द हैं हमारे पास वो हैं, जैसे परिवर्तन, परिणय, पर्याप्त, पर्यावास,
यानी कि परि, धन, आवास, और यण संधि से जो छोटी ई की मात्रा है वो या में बदल गई, तो ये क्या हो गया, परिधन आवास से बन गया पर्यावास। ठीक। परि से बनने वाले और जो शब्द हैं हमारे पास वो है परिचय। इसमें भी परि उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। परिशीलन है। परिदोष है। पर्याप्त तो हम लोगों ने लिख ही लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो परि उपसर्ग से बने हुए हैं। ऐसे ही एक उपसर्ग है हमारे पास, अगर हम उर्दू के उपसर्गों को देखें तो कुछ उर्दू के उपसर्गों को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास उर्दू का एक उपसर्ग है हम का मतलब होता है साथ। तो जैसे हम निवाला, साथ साथ खाने वाला। हम राज, साथ राज वाला। हम सफर, साथ में सफर करने वाला। ठीक। हम प्याला, साथ में पीने वाला। उर्दू का एक और उपसर्ग है बा। बा उपसर्ग का जो मतलब होता है वो होता है साथ, इसका भी मतलब होता है साथ। तो जैसे इससे बनने वाले शब्द हैं बा इज्जत, यानी कि इज्जत के साथ। बाकायदा, यानी कि कायदे के साथ। बामुलाहिजा, बामशक्कत, यानी कि मशक्कत के साथ। बा से अगर देखें तो एक और उपसर्ग है बे। बे उपसर्ग जो है उसका अर्थ होता है यहाँ पर बिना या रहित। जैसे बे इज्जत, यानी कि बे बिना इज्जत वाला। बेसहूर, यानी कि उसको सहूर ना हो, कायदा का ना पता हो, तरीका ना पता हो किसी चीज को करने का। बेदम, बिना दम का। ऐसे ही बेहिस, बेदाग, ये हमारे पास क्या हो गए, बेहिस मतलब जिसके अंदर संवेदना ना हो। ठीक। तो ये बे से बनने वाले हैं। बा मशक्कत के साथ बा से बनने वाला एक और है बा पर्दा, पर्दे के साथ, और बे पर्दा, बिना पर्दे के। ये बा और बे से बनने वाले हैं। ऐसे ही अगर देखें तो एक है हमारा बिन। ये भी उर्दू का उपसर्ग है, और बिन का मतलब भी होता है रहित होना, किसी चीज का अभाव होना। जैसे बिन पढ़ा, बिन लिखा, बिन खाया, बिन सोया। ठीक। जो सोया ना हो, जिसने लिखा ना हो, जिसने खाया ना हो, जिसने पढ़ा ना हो। ऐसे ही एक उपसर्ग है उर्दू का बद। बद का मतलब बुरा। जैसे बद मिजाज, बुरे मिजाज वाला। बद किमार, बद दिमाग। ठीक। ये सब क्या है, ये बद से बनने वाले शब्द हैं। बद किस्मत, यानी कि बुरी किस्मत वाला। उर्दू का एक उपसर्ग है गैर। ठीक। जिससे बने शब्द क्या क्या हैं, गैर कानूनी, गैर हाजिर। ऐसे ही फी,
फी का मतलब होता है यहाँ पर प्रत्येक, जैसे फी जिला, यानी कि हर जिला, प्रत्येक जिला। फीसदी, यानी कि प्रत्येक 100 में फीसदी होता है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो एक है हर। हर का मतलब हम जानते हैं प्रत्येक में है, जैसे हर जिला, हर कस्बा, हर कोई। ठीक। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर तो उर्दू का एक उपसर्ग और है, इसका मतलब जो है बेसिकली अल। अल का मतलब होता है निश्चित। जैसे इससे बनने वाले शब्द हैं अलबत्ता, अलगर्ज, या अलगरज। ठीक। उर्दू का एक और उपसर्ग है जिसका नाम है दर। दर का मतलब होता है में, यानी कि इससे बनने वाले शब्द हैं दरमियान। मियान मतलब बीच, और दर मतलब में। दरकार, दर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। ऐसे ही उर्दू का ही एक उपसर्ग है ना। ना का मतलब भी यहाँ पर रहित के अर्थ में इस्तेमाल होता है, जैसे ना गवार, यानी कि गवार ना होना, एक्सेप्टेबल ना होना, ना गवार। ना से बना हुआ एक और शब्द है ना पसंद, यानी कि जो पसंद ना हो। नाराज, जो आपसे राजी ना हो वो नाराज हो गया। जो लायक ना हो वो क्या हो गया, नालायक। ना और लायक से मिलके बना है ना दान। ये सब ना से बने हुए शब्द हैं, ना उपसर्ग का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। ऐसे ही ला, ला का इस्तेमाल भी रहित के लिए होता है, रहित के अर्थ में होता है, जैसे ला इलाज, यानी कि जिसका इलाज ना हो। लाचार, जिसके पास कोई चारा ना बचा हो, कोई रास्ता ना बचा हो। ला वारिस, ला उपसर्ग लगा हुआ है, ला धन वारिस, जिसका कोई वारिस ना हो। लापरवाह, जिसे कोई भी परवाह ना हो। ये क्या है, ये ला उपसर्ग है, जो कि उर्दू का उपसर्ग है, हिंदी में आया है। ऐसे ही एक है खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा, या श्रेष्ठ के संदर्भ में। जैसे इससे बनने वाले शब्द हैं खुशबू, यानी कि खुश उपसर्ग लगा है और साथ में क्या है, मूल शब्द है बू। बू का मतलब होता है सुगंध। तो खुशबू का मतलब होता है अच्छी सुगंध, श्रेष्ठ सुगंध। खुश, दिल यहाँ पर उपसर्ग है, उर्दू का जो इस्तेमाल हुआ है खुश दिल में। खुश किस्मत, जिसकी किस्मत अच्छी हो। खुशहाल, जो अच्छे हाल में रह रहा हो। ऐसे खुशखबरी, खुश मिजाज। ये शब्द क्या है, ये शब्द खुश उपसर्ग जो उर्दू का है उससे मिलकर हमारे सामने ये बने हुए हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखें, एक उपसर्ग हम लोग और यहाँ पर देख लेते हैं एडिशनल। जैसे एक उपसर्ग होता है पर, तो पर उपसर्ग जो है ये दो अर्थों में इस्तेमाल होता है। एक पर उपसर्ग जो है उसमें पर का इस्तेमाल जो है वो अव्यय के रूप में किया गया है। और एक उपसर्ग पर है, इसका जो मतलब होता है वो होता है बड़ा, या मुख्य होना। जब पर अव्यय के स्थान पर इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है दूसरा। जैसे यहाँ पर इससे बनने वाले शब्द हैं पराधीन, दूसरे के अधीन। पराश्रित, दूसरे पर आश्रित। परदेश, दूसरा देश। ये दूसरा जब पर इस अर्थ में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है बड़ा या मुख्य। जैसे
परदादा, परपोता, परपोता। यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल बड़े या मुख्य शब्द के अर्थ के रूप में हुआ है। दोनों में ही अगर आपको प्रेफर करना हो एग्जाम में तो आप ये वाले को क्या करिएगा, प्रेफर करिएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग थे, कुछ उपसर्ग अभी बचे हुए हैं और जिसकी मैं शीट जो है वो डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से डाउनलोड करके उसको कवर कर सकते हैं। तो इसको इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो प्रत्यय से संबंधित होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।